तो एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर करता है कि जिसकी कारण वो पकड़ा जाता है। जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, वो सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है प्रतापगढ़ और वहीं का एक थाना लगता है मानभाता और एक गांव लगता है मिसरपुर। गांव में ही एक मुन्ना उर्फ गुलशन नाम का एक व्यक्ति रहता था और जो व्यक्ति की एज लगभग 50 वर्ष के आसपास थी। पूर्व प्रधान भी था, कई समय से लगातार 3 प्रधानी के इलेक्शन में लगातार वो जीत रहा था कंटिन्यू, और इस बार भी प्रधानी का इलेक्शन आने वाला था। वो इस 2026 में भी उम्मीदवार खड़ा होने वाला था। प्रधान की 2 शादियां हो चुकी थी और 2 शादियों में टोटल मिलाकर के उसके 18 बच्चे थे। बातचीत करने में भी बहुत अच्छा खासा व्यक्ति था और किसी से भी उसकी ज़्यादातर कोई भी बुराई भलाई दुश्मनाई नहीं थी। लेकिन अब बात आती है कि ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं, इसके पीछे हुआ क्या था। दरअसल बात आती है 18 मार्च 2025 के दिन होता है। उसी दिन वो प्रधान मुन्ना लाल जो होता है, ये प्रधान अपने घर से निकलता है, किसी काम से जा रहे, हो सकता है कि हमें रात में लौटने में देरी हो जाए, इसलिए कोई भी हमारा इंतज़ार न करना। अब वो अपने घर से निकलता है, अपने गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है बड़ा क्षेत्र में एक बगियापुर गांव लगता है, वहां पर वो जाता है। लेकिन घर पर कुछ और ही बता के जाता है कि हम कहीं और जा रहे हैं। अब 18 मार्च को वो अपने घर से निकलता है, तारीख आ जाती है 19 मार्च की, दूसरा दिन आता है, अभी तक वो घर पर वापस लौट कर नहीं आया था और घर फैमिली वाले उसके सभी लोग इंतजार भी कर रहे थे। उसका फ़ोन लगाने की कई बार कोशिश की जाती है तो उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तभी घर परिवार के लोग काफ़ी ढूंढने खंगालने के बाद फिर उनका जो बड़ा बेटा होता है वो थाने में जाते हैं, थाना मानभाता के अंदर जाते हैं और वहां जाने के बाद एसएचओ साहब को पूरी कहानी बयां करते हैं और बताते हैं। अब मैंने आपको कई कहानियों में पहले भी बताया है कि पुलिस जो है गुमशुदगी की कहानी को इतनी सीरियसली नहीं लेती है और उनमें अक्सर कर ढीली पड़ जाती है। तो इस मुन्ना लाल के जो बड़े बेटे ने मानभाता थाने में जा कर के जब सूचना दी तो इसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली जाती है और वैसी की वैसी पड़ी रहती है। अभी तक कोई पता नहीं चल रहा था। अब तारीख आती है 22 मार्च 2025 की। 22 मार्च के दिन कल्याणपुर थाने 22 मार्च 2025 के दिन उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में ही कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक फ़ोन जाता है और उस फ़ोन में कहा जाता है कि यहाँ पर एक बाइक पड़ी हुई है और उसका हेलमेट भी पड़ा हुआ है और उसमें चाबी भी लगी हुई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है तो ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है, केवल एक बाइक होती है जो कि पैशन प्रो होती है, को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के आती है। और आने के बाद जब उस बाइक के नंबर्स के ज़रिए से जब ये पता लगाया जाता है कि आखिर ये बाइक बाइक किसके नाम पर है, तो पता चलता है मिसरपुर के रहने वाले मुन्ना लाल के ही नाम पर ये बाइक है। तो मुन्ना लाल के घर पर जाकर के जब पुलिस सूचना देती है, सूचना देने के बाद जब पता चलता है कि जिस मुन्ना लाल की ये बाइक वहाँ पर पड़ी हुई मिली है, उन्हीं की 2 दिन पहले ही गुमशुदगी की एफआईआर उनके ही थाने में लिखी हुई है। अब पुलिस अपने पूरे तरीके से एक्टिव हो जाती है, सभी थानों में ये सर्कुलेट कर देती है। मुन्ना लाल का जो फ़ोटो होता है और उनकी जो बाइक होती है, सभी चीज़ों को सर्कुलेट कर देती है और एक्टिव हो जाती है, छानबीन में लगती है कि आखिर ये मुन्ना लाल गए तो गए कहाँ, इनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस मोबाइल के ज़रिए से सीडीआर निकालती है और सभी चीज़ों को जब एक दूसरे से मिलान करने की कोशिश करती है, आखिर में एक नंबर निकलता है। जिस नंबर पर उनकी आखिरी बात हुई थी वो नंबर उसी गांव की महिला का होता है जहां के रहने वाले मुन्ना लाल थे, जिसका नाम सुमन देवी होता है। उसका एक नंबर निकलता है और जब उस नंबर के ज़रिए से जब पता किया जाता है, उस नंबर के ज़रिए से जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये सुमन देवी भी उस वक्त अपने गांव में नहीं है। देवी का जो मायका लगता है जेठवाड़ा क्षेत्र में बगियापुर गांव, वहां पर ये सुमन देवी गई हुई है। तो पुलिस पहले ही पता करती है कि इस मृतक मुन्ना लाल की जो आखिरी लोकेशन और आखिरी बातचीत के हिसाब से पुलिस को ये महज पूरी तरीके से ये अंदाज़ा लगाया जा चुका था कि इसमें कहीं ना कहीं पर सुमन देवी
का ही पूरा हाथ है। आप लोग तस्वीर को देख सकते हैं, यही वो सुमन देवी है जिसकी एज है लगभग 31 वर्ष की। जैसे ही पुलिस चारों तरफ से जांच पड़ताल करने के बाद जब सुमन देवी के गांव जब उनके मायके पहुंचती हैं तो उनको शायद इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि हम कहीं पकड़े भी जा सकते हैं। अभी तक इस कहानी में आपको बताएं कि अभी तक पुलिस को इतने सारे सुराग मिले और इतने सारे क्लू मिले, लेकिन पूर्व प्रधान मृतक मुन्ना लाल की डेड बॉडी का अभी तक कोई भी अता पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ है, कैसे हैं भी या नहीं हैं, जीवित भी हैं या मर चुके हैं। लेकिन जब वहाँ से पुलिस सुमन देवी के मायके जाती है, वहाँ घर पर जाने के बाद जैसे ही उनके घर का दरवाज़ा खटकाया जाता है तो सुमन देवी के भाई मिलते हैं और उनको मिलने के बाद सुमन देवी को बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस इतनी कड़ी और सख्ती तैयारी के साथ में गई हुई थी कि इनको कोई भी एक भी मौका न मिल पाए शायद, जो कि ये इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी भाग सकें। तो पुलिस जब अपने पूरे प्लानिंग के साथ जब इनके घर पर जाती है तो सभी लोग मौके पर पकड़े जाते हैं, और जैसे ही सुमन देवी से पुलिस सवाल जवाब करती है और पूछना शुरू करती है तो उसकी हालत ही कुछ ऐसी हो जाती है कि वो अपने मुंह से कुछ कह रही थी और उसके मुंह से कुछ और ही निकल रहा था। इधर उधर की घुमा फिरा करके जवाब देने के बाद पुलिस समझ जाती है कि ये सब सुमन देवी ने ही किया है। फिर वहाँ की पुलिस उसको अरेस्ट करने के बाद और अपने साथ लेकर के थाने पहुंच जाती है। फिर कड़ी और सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान एक करीब 48 मिनट का एक वीडियो शूट किया जाता है जिसमें सुमन देवी ने अपने बयान को दर्ज किया। उन्होंने जो बयान दिए वो हम आपको बताते हैं कि इस पूर्व प्रधान मुन्ना लाल को ठिकाने कैसे लगाया और क्यों लगाया और इसके पीछे की वजह क्या रही। सुमन देवी ने बताया कि काफ़ी समय पहले की बात है, गांव के प्रधान हुआ करते थे जिस समय हम इनके पास कई बार कई कामों को लेकर के इनके पास गए तो इनका मानसिक स्वभाव और व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा, बोलचाल में भी काफ़ी अच्छे थे। हम इनके पास कई बार गए और जिसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि कोई भी परेशानी की बात हो, कभी भी अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास आ जाया करिएगा। तो हम उनके पास अक्सर आया जाया करते थे। उसी बीच मुझे पता ही नहीं चला, इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए कि कब इन लोगों के बीच में नाजायज़ रिश्ते हो गए और नाजायज़ संबंध हो गए। अभी ये लोग आए दिन अक्सर कर मिला करते थे और मिलने के बाद बस एक दूसरे अपने अपने घर पर कामकाज जो भी होते हैं वो किया करते थे। फिर अचानक ही चलते चलते इन लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है जिसके चलते अब सुमन देवी इस मुन्ना लाल से दूर भागना चाहती थी और ये कहना चाहती थी कि अब तुम ज़्यादातर मुझे कुछ परेशान मत करो, यही मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जो हो गया है उसे अब यहीं से ख़त्म करते हैं। लेकिन मुन्ना लाल इस चीज़ को लेकर के तैयार नहीं था। वो आए दिन उसको ब्लैकमेल किया करता था और धमकाया करता था और उसको बुलाया करता था। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद अब सुमन देवी ने अपनी तैयारी बनाई। तैयारी बनाने के बाद वो इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो अपनी तैयारी के मुताबिक अपने मायके जाती है और मायके जाने के बाद ये बात अपने भाइयों को बताती है कि ऐसे ऐसे है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसके पास कुछ मेरे पिक्चर्स भी हैं और फोटोज वीडियो भी हैं जिनके चलते हम उससे कुछ कह नहीं पाते। तो सुमन देवी के दो भाइयों ने मिल कर के उसके साथ प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बनाने के बाद फिर से उसी सुमन देवी ने अपने ही मोबाइल फ़ोन से मुन्ना लाल को कॉल किया और कॉल करके बताया कि हम अपने घर पर आ चुके हैं और आज हमारे घर के सभी लोग पार्टी में फंक्शन में कहीं गए हुए हैं और आज के समय हम घर पर अकेले हैं, अगर आपको समय हो तो हमसे मिलने के लिए आ जाइएगा। अब मुन्ना लाल तो पहले ही इन चीज़ों की फिराक में रहता था, क्योंकि वो पहले भी कई बार ऐसे मिला हुआ भी है और उसके बीच ज़्यादा कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस जैसा हुआ नहीं था। उस बीच वो समझ नहीं पाता है और अपने घर पर कुछ और काम बता करके सुमन देवी के मायके में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जैसे ही वो घर पता करता है और घर पता करने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, घर वाकई में बिल्कुल खाली पड़ा होता है। घर के अंदर कोई भी नहीं था। गेट के सामने सुमन देवी खड़ी हुई थी। वो कहती है अंदर आ जाइए। जैसे ही वो मुन्ना लाल अंदर जाता है तैसे ही गेट के साइड में खड़ा हुआ था उस छोटा भाई, वो अपने यहाँ से एक लोहे की राड निकालता है और राड निकालने के बाद उसके सर पर बहुत ही तेज़ी से वार कर देता है। वार करने के बाद जैसे ही वो ज़मीन पर
गिर जाता है, गिरने के बाद लहूलुहान हो जाता है। फिर एक के बाद एक उसके सर पर कई एक वार किए जाते हैं और वार करने के बाद जब उसकी हत्या हो जाती है तो लाश को कुछ इस तरीके से एक बोरे के अंदर भरा जाता है। जब उसके अंदर वो लाश बनती नहीं है तो ज़बरदस्ती ठूँसने की कोशिश कर रहे थे, कहीं पर हाथ तोड़ रहे थे तो कहीं पर गर्दन तोड़ रहे थे। एक छोटे से कट्टे के अंदर उसको पैक कर लिया जाता है और पैक करने के बाद गाँव से करीब 8 किलोमीटर दूर जा कर के एक नदी में फेंक दिया जाता है। जब सुमन देवी ने ये सब कबूलनामा किया तो पुलिस अपनी पूरी ही टीम के साथ गोताखोरों को लेकर के उस नदी पर जाती है और जाने के बाद कड़ी मशक्कत करने के बाद उस बॉडी को नदी से बाहर निकालती है। निकालने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद इस केस की एफआईआर लिखी जाती है। सुमन देवी और उसके 2 भाइयों के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि दुनिया का कोई भी काम अगर वो राजी खुशी से नहीं किया जाता है तो उसे ज़बरदस्ती भी नहीं किया जा सकता और करने का नतीजा आप लोग देख ही चुके हो। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।